मेरी अम्मी ने मेरी शादी एक 14 साला लड़के के साथ कर दी थी। वो रोज़ाना रात को मुझसे दूर दूर ही सोता था। जब इसका भाई कमरे में आता तो वो इसके गले लगकर खूब रोता था और फिर सो जाता था। मैं सुबह सोकर उठती तो मेरी शलवार जगह जगह से गीली होती थी। मैं डर जाती थी कि वो तो कुछ कर नहीं सकता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात इस 14 साला लड़के ने अपने भाई के साथ मिलकर मेरे साथ, मेरा नाम शानू है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरा ताल्लुक़ सिंध के एक गांव से है। मैं जिस गांव में रहती थी वहाँ छोटी उम्र में ही शादी करना आम सी बात थी। ये यूँ कह लो कि ये हमारा रिवाज था। मेरे 18 साल के होते हुए पंचायत ने मेरे बाबा को मेरी शादी का हुक्म दिया था। लड़का पंचायत के आदमियों ने तलाश कर लिया था। अब सिर्फ बाबा को मुझे रुखसत करने का हुक्म था। मुझे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मुझे जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना पसंद नहीं था। मुझे जब मेरी बहन ने आकर बताया कि ये मेरा शौहर 14 साल का नाबालिग बच्चा है, तब मेरी जान में जान आई। ज़ाहिर था 14 साल का नाबालिग बच्चा जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से कासिर था। इसमें इतनी ताकत कहाँ थी कि वो मेरे साथ वैसा ताल्लुक़ बना सके। इसलिए मैं मुतमिन होकर अपने ससुराल चली आई थी। मैं अपने बिस्तर पर मुतमिन अंदाज में बैठी हुई थी, नज़रें मेरी झुकी थीं। मुझे किसी मर्दाना कदमों की आहट सुनाई दी थी। मर्दाना कदमों की आहट से मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना आसान था कि कमरे में दाखिल होने वाला शख्स मेरा 14 साला नाबालिग शौहर है। कमरे में कोई दाखिल तो हो गया था मगर खामोश था। कमरे में आए शख्स को देखने के लिए मैंने अपने चेहरे से घूंघट उठाया और अपनी झुकी गर्दन को उठाकर अपने शौहर और इसके साथ खड़े इसके बड़े भाई को देखा। शौहर की मौजूदगी मैं समझ सकती थी मगर जेठ की मौजूदगी, वो भी सुहाग रात के दिन, मुझे सरगर्दा कर गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जेठ जी? मैंने दोबारा नज़रें झुकाकर पूछा। अपने भाई को कमरे में छोड़ने आया हूँ। इसकी पहली रात है इसलिए थोड़ा घबरा रहा है, मेरे जेठ ने नरम लहजे से कहा था। मैं शर्म के मारे कुछ न बोली थी और चोरी निगाहों से अपने शौहर और जेठ को देखने लगी थी। मैं इस इंतज़ार में थी कि वो कमरे से बाहर जाएं और मैं अपने नाबालिग शौहर को समझा सकूं कि वो जवान होने तक मुझसे दूर रहे। मेरा नर्वसपन देखकर मेरे जेठ ने अपना हाथ अपने भाई के हाथ से छुड़ा लिया और बोले, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बता देना। वो मुझसे नहीं अपने भाई से मुखातिब हुए थे। मत जाएं भाई, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। आप क्यों नहीं मेरी जगह इस काम को सर अंजाम दे देते? किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे ये राज हम तीनों के दरमियान ही रहेगा। मेरी जगह आप खेती में बीज बो दें। अपने भाई को कमरे से जाने से रोकने के लिए वो अपने भाई के पाँव पड़कर इस्तदा करने लगा। इसकी अजीबोगरीब फरमाइश सुनकर मेरा सर चकरा गया। मैं बिस्तर से निकलकर इन दोनों के सामने अपने जेठ को सवालिया निगाहों से देखने लगी थी, जो बेरबत निगाहों से कभी मुझे तो कभी अपने भाई को देख रहे थे। बकवास मत करो छोटे, ऐसे मजाक बीवियों के सामने नहीं करते वरना वो नाराज़ हो जाती हैं। वो अपने दांत बीस्ट करके बोले थे और अपने भाई को अपने कदमों से उठाया। मेरा शौहर अपने भाई के गले से लगकर रो पड़ा था और इसे इस तरह लड़कियों जैसे रोता देखकर मुझे ताज्जुब होने लगा था कि कुछ गलत है। वो मेरे साथ बंद कमरे में रुकने से ऐसे घबरा रहा था कि जैसे वो लड़की हो और आज पहली बार किसी मर्द के पास रुकी हो। मेरे जेठ अपने भाई को रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए थे और जाते हुए मुझे गहरी नज़रों से देखकर मुझे मज़ीद सरगर्दा कर गए थे। मेरा शौहर अपनी शेरवानी उतार रहा था। मैं खौफज़दा हुई और झट कर इसके सामने खड़ी होकर इसे नरम लहजे में समझाने लगी, देखो हम दोनों की उम्र में तकरीबन 5 साल का फ़र्क है। इतना फ़र्क कोई ख़ास बात नहीं होती, मगर तुम अभी नाबालिग हो। तुम्हारे ज़ाती जिस्मानी पार्ट अभी बहुत बड़े नहीं हुए, इसलिए वो मेरी नदी की गहराई तक पहुंच नहीं पाएंगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं कुछ नहीं समझता। मैं सिर्फ़ अपने बाबा का हुक्म याद रखता हूँ। उनका हुक्म है कि मैं इन्हें एक माह के अंदर अंदर दादा जान बनाने की खुशखबरी सुनाऊँ। वो कैसे होगा वो भी नहीं जानता, मगर ऐसा हर हाल में होकर रहेगा। इसने खोए खोए सहमे अंदाज में कहा था और सोफ़े पर जाकर लेट गया। इसकी बातों का मतलब मैं समझ रही थी, मगर वो कहना क्या चाह रहा था? मुझसे बच्चा होगा, मगर वो कैसे? वो तो इसके काबिल भी नहीं था। मैं कपड़े पहनकर सो गई थी। सुबह नींद पूरी करके उठी
और वॉशरूम ताज़ा होने के लिए चली गई थी। अपनी शलवार को गीला देखकर मुझे ताज्जुब होने लगा था। मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई। फिर कैसे मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे, ये बात मुझे परेशान कुन लगी थी। ये बात मैं नोट कर रही थी कि मेरे शौहर का इसके भाई के साथ काफ़ी दोस्ताना है। दोनों में उम्र का काफ़ी फ़र्क है, मगर नज़दीकियाँ ज़्यादा थीं। शादी के अगले दिन मैं अपनी सास के साथ ही मसरूफ़ रही थी। खाला जेठ जी की बीवी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे भाभी की कमी महसूस हो रही थी, तो मैंने अपनी सास से पूछा, बाँझ होने पर तुम्हारे ससुर ने उसे घर से निकाल दिया है। शादी के 3 माह गुजर गए थे, मगर अभी तक वो औलाद न देख सकी हमको। मेरी सास ने बताया, मगर खाला एक बात अहम तो नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद ही बच्चा हो जाए, और बांझ सिर्फ औरतें नहीं मर्द भी हो सकता है। ये बात मैंने एक डॉक्टर को कहते हुए सुना था। सोच अच्छी है। बात करने पर सास खुश हो गई, मगर वो तो गुस्सा होने लगी थी और बोली, ये बातें अपने ससुर के सामने मत कहना, मर्द कभी कमज़ोर नहीं होता, और मेरा बेटा वाकई ही मर्द है, इसकी गवाही मैं खुद दे सकती हूँ। इन्होंने बहुत फ़िक्र से कहा था। अब से हर रात सोने से पहले जेठ जी कमरे में आते और मेरा शौहर इन्हें गले लगाकर रो पड़ता और फिर सो जाता। इस दिन वो बहुत रोया था। मुझे इसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने इसे बाजू से पकड़कर खूब झंझोड़ा। ये सब क्या है? तुम मुझे सच बताओ, तुम्हारे और जेठ जी के दरमियान क्या चल रहा है? तुम क्यों इनके गले लगकर रोते हो? और फिर वो मुझे तरस भरी निगाहों से देखने लगे। मुझे नहीं मालूम, कुछ सोने दो, मुझे नींद आ रही है, इसने नज़रें चुराकर जवाब दिया था और सोफ़े पर जाकर लेट गया था। इसकी हरकतें मुझे पागल कर रही थी। लड़की मैं थी, मगर लड़कियों जैसी हरकतें वो कर रहा था। मेरा शौहर मुझे कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा अपने जेठ जी से ही पूछती हूँ। मैं उन सब बातों में इतनी उलझती हुई थी कि वक़्त पर ध्यान दिए बिना ही जेठ जी के कमरे में आ गई थी। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, मुझे समझदार इंसान लगे थे, इसलिए मैं उनसे अपने तमाम सवालों के जवाब लेने गई थी, मगर इन्होंने मुझे मज़ीद सवालों में उलझा दिया था। कमरे में उनकी बाहों में कोई लड़की थी जो बेतहाशा रो रही थी। मैं इन्हें उल्टे कदमों वापस कमरे से आ गई थी। जेठ जी गलत इंसान निकलेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर खाला ने भी कहा था कि उनका बेटा मर्द है। वो खुद ही अपनी आंखों से देख चुकी थी। शायद वो जेठ जी की इसी मर्दानगी की बात कर रही थी। मैं डरे सहमे अंदाज में बिस्तर पर लेटकर सो गई थी। सोने से दूध पीना मेरी आदत था, मगर आज परेशानी में दूध पीना ही भूल गई थी। मैं नींद के आगोश में गई हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कानों में सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। देखो छोटे, ये तुम्हारी बीवी है। तुम इसे सब सच बता दो और अपने प्लान में शामिल कर लो। मैं हर दिन तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना नहीं सिखा सकता। मुझे शर्म महसूस होती है ये सब कुछ तुम्हें सिखाते हुए। तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है। मगर भाई, अगर मैं ये बच्चा पैदा ना किया तो अब्बा मुझे और शानू को लंदन जाने की इजाज़त नहीं देंगे। आप जानते हैं ना कि इनकी शर्त यही है कि मैं पहले शादी करूं, फिर बच्चा पैदा करूं, फिर वो मुझे लंदन जाने की इजाज़त देंगे। इसी वजह से तो मैंने शादी की है। आप भी तो भाभी से खुशखबरी नहीं दे सके। इन्हें इसी वजह से वो अपने सारे अरमान मुझसे पूरा करने चाहते हैं। और शानू भी मेरे करीब नहीं आना चाहती, इसलिए मैं इसे दूध में नींद की गोली मिलाकर देता हूँ ताकि वो बेहोश हो जाए, और मैं इसके साथ वो सब करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे तरीका भी आ जाए और जल्द बच्चे की खुशखबरी भी मिल जाए। अपने शौहर और जेठ जी की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अपनी आंखें खोलकर मैंने इनके होश उड़ा दिए थे। तुम जाग रही हो? मेरे जेठ ने हैरत में डूबकर पूछा था। हाँ, मैं जाग रही हूँ और सब सुन भी चुकी हूँ। अहमद तो बच्चा है, आप तो समझदार हैं। मुझे ये सब पहले बता देते तो मैं एक माह से इन सब मसलों को सोच कर खुद जहनी मरीज़ ना बनती। दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, मगर हम लोग की सोच अभी भी वही है। पोता पोती की ख्वाहिश में इतनी कम उम्र में बच्चों की शादी करके उनका बचपन छीन लेते हैं। मैं अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल नहीं कर सकी थी, मगर अहमद के ख्वाब टूटने नहीं दूंगी। मैं बाबा साईं से झूठ कह दूंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वो हमें लंदन पढ़ने को भेज देंगे। मैंने ऐसा ही किया था। दादा बनने की खुशखबरी सुनकर वो बहुत खुश हुए थे और अहमद को लंदन भेज दिया था। वो जाते हुए मुझसे वादा करके गए थे कि मेरे लिए जल्द ही वापस लौट कर आएंगे।
बाबा साईं 1 साल बाद दादा बने, मगर अपने बेटे की बीवी से इसी खुशी में इन्होंने मेरे झूठ को भी माफ़ कर दिया था। मैं अपने शौहर की वापसी की मुंतज़िर हूँ ताकि उन्हें दोबारा दादा जान बनने की खुशी दे सकूँ।